Assalamu alaikum. Can you hear me? Hello, assalamu alaikum. Okay, let's start astronomy and cosmology. एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी में हम ये देखेंगे कि हम आउटर स्पेस जो है उसकी ऑब्जर्वेशंस कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती हैं और उसमें हम डिस्टेंसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारा जो यूनिवर्स है, दूसरी गैलेक्सीज हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे हम जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने समझनी है वो ये है कि स्टैंडर्ड कैंडल क्या होता है और लुमिनोसिटी का टर्म जो है व्हाट डज दैट मीन। ठीक है, अब मोस्टली व्हाट डज द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ? obviously the terms you should be already aware of is the earth क्या है? हमारा planet जहाँ पे हम रहते हैं, but apart from the earth there are other planets as well, like मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, नेपच्यून हो गया। ये सारे प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में। ऑल ऑफ दीज प्लैनेट्स डू व्हाट? दे ऑर्बिट द सन। सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब सन एक स्टार है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द इसी गैलेक्सी के अंदर, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, उसके अंदर बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, and that those hundreds of billions of stars are close to each other, like compared to the entire universe they are clustered together, and the cluster of a star is what you know as a galaxy. stars की जो collection होती है उसे हम galaxy कहते हैं। अब galaxy एक नहीं यूनिवर्स में, बल्कि galaxy is itself there are hundreds of billions of galaxies in the universe, and each galaxy itself contains clusters of hundreds of billions of stars. so universe जो बहुत बड़ा है, ठीक है। और हमारी जो अपनी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है और अर्थ एग्जिस्ट करता है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ठीक है, हमारे पास एक नेबरिंग गैलेक्सी जो है, उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एनीवेज, ये सारी बातें जो है मैंने कहा थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, गैलेक्सी क्या होती है, स्टार क्या होता है, ठीक है, और प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। नाउ टॉकिंग अबाउट क्या कहते हैं स्टार्स इन द यूनिवर्स। जब आप रात में बाहर निकलते हो तो आपको स्टार्स नजर आते हैं, बट क्या आपको सारे स्टार्स जो हैं वो एक जैसे दिखते हैं? नहीं, कुछ स्टार्स जो हैं वो आपको ज्यादा ब्राइट नजर आते हैं, राइट, और कुछ स्टार्स जो हैं वो आपको कम ब्राइट नजर आते हैं, राइट। और स्टार्स के कलर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आता है। अब वो कलर का डिफरेंस तो ऑब्वियसली जब आप टेलीस्कोप से देख रहे हो या बहुत ही क्या कहते हैं मेहनत करके ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो उसमें आपको नजर आएगी, बट या यूजुअली यू विल से कि स्टार्स आर ऑल काइंड ऑफ वाइट एंड दे आर ऑल ग्लोइंग, बट सम आर ग्लोइंग मोर देन द अदर। लेकिन दो मेन डिफरेंसेस हैं, स्टार्स की ब्राइटनेस हमें डिफरेंट नजर आती है, उनके कलर्स डिफरेंट नजर आते हैं। मसला सारा ये है कि सारे स्टार्स जो हैं वो एक जैसे तो है नहीं, कुछ स्टार्स ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बड़े हैं तो प्रॉब्ली ज्यादा ब्राइट भी होंगे, और हर स्टार जो है उसका सरफेस कलर भी सेम नहीं है। स्टार्स जो है जो ज़्यादा हॉट है उनके कलर्स डिफरेंट हैं, जो जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है उनका कलर डिफरेंट है। लेकिन फिर एक और भी बात है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार आपको ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है वो एक्चुअल में ज़्यादा पावरफुल स्टार है? नो, दैट इज़ नॉट द केस। अब यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जाम्पल तुम्हें मैंने दी है। तुम्हारे पास एक स्टार है अर्थ के करीब जो कि एक छोटा स्टार है, राइट, और आपका उस स्टार से जो डिस्टेंस है वो कम है, आपका स्टार से डिस्टेंस कम है because the star is much closer to you, ठीक है। There is another star which is actually much bigger than the smaller star and it's more powerful and it's emitting more light, right, और हमारा जो वहां से डिस्टेंस है वो ज्यादा है, हमारा जो यहाँ से डिस्टेंस है वो क्लियरली ज्यादा है। इट इज इंटायरली पॉसिबल नाउ कि ये बिगर स्टार इतना ज्यादा दूर है कि जब आप इसे देखोगे तो वो शायद आपको कम ब्राइट नजर आएगा। सो यू कान सिंपली ट्रस्ट योर टेलीस्कोप और यू कान सिंपली ट्रस्ट योर आई साइट टू टेल यू कि कौन सा स्टार बड़ा है और कौन सा स्टार छोटा है, क्योंकि जो स्टार आपको कम ब्राइट नजर आ रहा है वो हो सकता है असल में बहुत ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा ब्राइटर हो, बिकॉज और वो छोटा इसलिए नजर आ रहा हो क्योंकि वो दूर है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो इसलिए छोटा नजर आ रहा है। तो असल में जो स्टार की अंदर से जो पावर एक्चुअली जो एमिट हो रही होती है, एक्चुअल जो स्टार में से पावर एमिट हो रही है, उसे हम कहते हैं बेटा लुमिनोसिटी। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन इन दिस चैप्टर। जितने भी टर्म्स इस चैप्टर के अंदर की टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, वो इस तरह डिफरेंट कलर में बोल्ड हुए लिखे हुए हैं। सो लुमिनोसिटी जो है वो किसी भी स्टार की कैसे डिफाइन की जाती है? टोटल रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर होती है।
इसीलिए मैं कह रहा था कि पावर एमिटेड बाय द स्टार भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, टोटल पावर एमिटेड बाय द स्टार भी लिख सकते हैं। लुमिनोसिटी को सिंबल L से रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्योंकि ये पावर है तो इसका यूनिट क्या होगा, सिंपली वॉट्स होगा, या फिर आप जूल्स पर सेकंड भी लिख सकते हो, राइट, बट सिंपली वॉट्स इसका सिंबल होगा। अच्छा, अब सन जो है वो हमारा सबसे करीब स्टार है, अर्थ के जो सबसे करीब स्टार है वो कौन सा स्टार है, सन है, राइट। तो सन की जो लुमिनोसिटी है वो हमने कैलकुलेट की हुई है काफी एक्यूरेटली। सन की लुमिनोसिटी जिसे हम सोलर लुमिनोसिटी कहते हैं, उसकी वैल्यू तकरीबन 3.83 टाइम्स 10 टू द पावर 26 वॉट्स है, ठीक है। सो वी हैव समहाउ कैलकुलेटेड कि सन जो है वो टोटल कितनी पावर एमिट कर रहा है, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में, कोई भी ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा स्टार, कोई भी ऐसी गैलेक्सी, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी आपको लुमिनोसिटी पता है, जिसकी लुमिनोसिटी आपको पता है और उसको आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं, उसे आप कहते हैं स्टैंडर्ड कैंडल। सो स्टैंडर्ड कैंडल इज अनदर डेफिनेशन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ नोन लुमिनोसिटी इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड कैंडल। स्टैंडर्ड कैंडल की दो कॉमन एग्जांपल्स हैं, एक होती हैं साइफिड वेरिएबल स्टार्स, ठीक है, और एक होता है टाइप 1a सुपरनोवा, ठीक है। साइफिड वेरिएबल स्टार्स क्या होते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ अ स्टार जिसकी ब्राइटनेस जो है ना वो वेरी करती है, इसकी जो ब्राइटनेस है वो वेरी करती है, और वो एक कांस्टेंट पीरियड के साथ वेरी करती है। तो उसकी ब्राइटनेस कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, बट इट हैपेंस ओवर अ कांस्टेंट पीरियड। तो जो साइंटिस्ट, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उस डेटा को अगर वो कलेक्ट कर लें कि इसका स्टार की लुमिनोसिटी चेंज होने का जो पीरियड है वो क्या है, तो उससे स्टार की क्या कहते हैं एवरेज लुमिनोसिटी भी मेजर की जा सकती है। पीरियड को एवरेज लुमिनोसिटी के साथ लिंक किया जा सकता है बाय सम मैथमेटिकल फॉर्मूला, राइट। So if they can calculate the period of the variation of the luminosity, they can actually calculate the average luminosity of the star. Once they have calculated the luminosity of the star, then we can do some further calculations and we can actually calculate the star's distance from the earth, ठीक है। और डिस्टेंस ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक और चीज मेजर करनी होती है जिसे हम रेडियंट इंटेंसिटी कहते हैं। अभी हम इसको आगे जाके नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि रेडियंट इंटेंसिटी क्या है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, इसको डिफाइन करेंगे प्रॉपर्ली। तो क्या किया, एक ऐसा स्टार लिया जिसकी ब्राइटनेस वेरी कर रही थी पीरियोडिकली, उसकी पीरियड मेजर किया ब्राइटनेस की वेरिएशन का, उससे एवरेज लुमिनोसिटी डिटरमिन की, और लुमिनोसिटी से हमने किसी तरह क्या कहते हैं अर्थ पे इंटेंसिटी स्टार की मेजर करके और फिर उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अगर आप किसी गैलेक्सी के अंदर, एक ऐसी गैलेक्सी है जो कि हमारी गैलेक्सी नहीं है, मिल्की वे के अलावा किसी और गैलेक्सी में किसी स्टार को आप देख रहे हैं अपने टेलीस्कोप से, अपने इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, और उस वेरिएबल स्टार का आपने जो है वो डिस्टेंस निकाल लिया अर्थ से, तो इन टर्न आपने उस गैलेक्सी का भी एक तरह से डिस्टेंस निकाल ही लिया, ठीक है, अर्थ से। एक और एग्जाम्पल जो हमारे पास स्टैंडर्ड कैंडल की है उसे कहते हैं टाइप 1a सुपरनोवा। अब सुपरनोवा का क्या मतलब है, सुपरनोवा एक एक्सप्लोजन होती है, इम्प्लोजन कह लो या एक्सप्लोजन कर लो। जब स्टार्स जो होते हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, स्टार जब शुरू में बिल्कुल बेबी स्टार होता है तो उसे प्रोटो स्टार कहते हैं, देन इट टर्न्स इनटू अ स्टेबल स्टार जहाँ पे नॉर्मल हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम की कन्वर्जन हो रही होती है, फ्यूजन हो रहा होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा होता है, स्टार अपनी एनर्जी एमिट करता है। सन जो है वो एक स्टेबल स्टार है, और सन का ये वाला पीरियड जो है वो अभी आई थिंक 10 बिलियन ईयर्स तक टोटल होगा, जिसमें से 5 बिलियन गुजर चुका है, 5 बिलियन बाकी है। स्टार जब अपना स्टेबल पीरियड, उसमें से हाइड्रोजन जब खत्म हो जाती है, फिर वो रेड जायंट या रेड सुपर जायंट बन जाता है। मतलब ये वाली बातें आपको याद नहीं करनी, बट मैं वैसे ही आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि स्टार की एक लाइफ साइकिल होती है पूरी। तो स्टार की जब स्टेबल पीरियड खत्म हो जाता है, जब उसमें से हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, तो फिर हीलियम जो है वो कार्बन वगैरह में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, फर्दर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, और स्टार जो है वो एक्सपैंड करके एक रेड जायंट या रेड सुपर जायंट बन जाता है। और जब उसका वो वाला लाइफ साइकिल भी पार्ट का खत्म हो जाता है ना, तो फिर स्टार जो है ना इवेंचुअली क्या करता है, एक बहुत ह्यूज एक्सप्लोजन उसकी होती है स्टार की। स्टार के अंदर जब लाइफ साइकिल उसकी खत्म हो जाती है, at the end of its life cycle, the outer material of the star is thrown out into space in a huge explosion, and the inside the core of that star implodes on itself due to very strong gravity. तो इस इवेंट को जिसमें स्टार की बेसिकली डेथ हो रही होती है, ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ सुपरनोवा। एंड सुपरनोवा की एक स्पेसिफिक टाइप है जिसे हम कह रहे हैं टाइप 1a सुपरनोवा। सो सुपरनोवा आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर ब्राइटनेस, व्हिच टाइप ऑफ स्टार, व्हिच एज ऑफ अ स्टार इज पर्टिकुलरली एक्सप्लोडिंग, उसके ऊपर सुपरनोवा की डिफरेंट टाइप्स बनाई हुई, उनकी कैटेगरीज बनाएंगे। तो टाइप 1a सुपरनोवा जो है वो हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है एक स्टैंडर्ड कैंडल की।
तो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होती है, चाहे किसी आउटर गैलेक्सी में हो रही हो किसी स्टार की, बहुत ही ज्यादा ब्राइट इवेंट होता है ये। द सुपरनोवा इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इवेंट इन द यूनिवर्स। जब ये होता है, स्टार एक्सप्लोड करता है, तो स्टार एक्सप्लोडिंग स्टार की ब्राइटनेस उस पूरी गैलेक्सी की ब्राइटनेस से ज्यादा हो सकती है, राइट? तो इसका मतलब है कि इफ अ सुपरनोवा इवेंट इज हैपनिंग एंड द एस्ट्रोनॉमर्स नो अबाउट इट, दे हैव कैलकुलेटेड इट बिफोरहैंड कि कोई स्टार एक्सप्लोड करने वाला है, तो इट कैन बी वेरी इजीली सीन फ्रॉम द अर्थ। मतलब सुपरनोवा एक्सप्लोजन अगर हो रही है कहीं आउटर गैलेक्सी में, तो आप उसे अपने टेलीस्कोप से तो देख ही सकते हो, बट इट कैन एक्चुअली ऑल्सो बी ऑब्जर्व समटाइम्स विद द नेकेड आई, ठीक है? तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो है बहुत ही ब्राइट इवेंट होता है। अब टाइप 1 सुपरनोवा की एक्सप्लोजन जो होती है, उसकी ब्राइटनेस हमेशा सेम होती है। मतलब कहने का मकसद है कि उसकी जो लुमिनोसिटी होती है, उस एक्सप्लोजन के अंदर जो पावर एमिट हो रही होती है, जो एनर्जी एमिट हो रही होती है, वो हमेशा सेम होती है। सो इट्स अ स्टैंडर्ड थिंग विच इज नोन, एंड दैट इज व्हाई so type 1 supernova explosions are basically known as standard candles. So standard candle दोबारा से रिमाइंड करा दो किस चीज को कहते हैं, समथिंग ऑफ अ नोन लुमिनोसिटी। सो टाइप 1 सुपरनोवा की लुमिनोसिटी जो है वो नोन होती है और वो एक स्टैंडर्ड कैंडल है। अब क्योंकि आप टाइप 1 सुपरनोवा से लुमिनोसिटी जो है वो आपको पता चल गई, तो लुमिनोसिटी मेजर करके आप दोबारा से क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस किसी तरह एस्टिमेट कर सकते हो उस स्टार का फ्रॉम द अर्थ, उस एक्सप्लोडिंग स्टार का। तो हमने जो दो चीजें डिफाइन की हैं अभी तक, वो क्या है? स्टार किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की जो पावर एमिट हो रही है उसे लुमिनोसिटी कहते हैं, जो कि वॉट्स में या जूल्स पर सेकंड में मेजर होती है। और नॉन लुमिनोसिटी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड कैंडल कहते हैं। अब आ जाते हैं, लुमिनोसिटी को हम लिंक करेंगे अपनी अर्थ के ऊपर मेजरमेंट से, जिसे हम कहते हैं रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। सो भाई पहले तो एक बात समझ लो कि डिस्टेंसेस जो है वो यूनिवर्स के केस में बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंसेस होंगे। सो डिस्टेंसेस आर गोइंग टू बी ह्यूज। सो इट इज सम टाइम हेल्पफुल टू नॉट यूज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस व्हिच इज मीटर्स। मीटर्स और किलोमीटर्स यूज करने के बजाय कभी कभार हम एक ऑल्टरनेटिव यूनिट यूज करते हैं डिस्टेंस का। और रियलिटी में जब ये एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट जो हैं वो डिस्टेंसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं स्पेस फिजिक्स वाली साइंस में, तो दे यूजुअली यूज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। अब लाइट ईयर में वैसे तो ईयर आ रहा है, सो नाम इसका थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, यू माइट थिंक इट इज द सिंबल ऑफ टाइम, बट नो, इट इज नॉट अ सिंबल ऑफ टाइम, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज सिंपली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन अ टाइम ऑफ 1 ईयर, जो हमारा अर्थ का 1 ईयर होता है। 365 डेज में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है थ्रू वैक्यूम, उसे लाइट ईयर कहते हैं। अब क्योंकि ये एक डिस्टेंस का यूनिट है, तो उसके अंदर स्पीड इनटू टाइम कर देना चाहिए। स्पीड लाइट की क्या होती है? 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8, वी आर अवेयर ऑफ दैट। और जो टाइम इन 1 ईयर होता है वो सेकंड्स में लेना है, तो 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 3600 सेकंड्स किया, तो मेरे पास रफली एक कन्वर्जन आ गई कि एक लाइट ईयर जो है वो एस्टिमेट किया जाए तो 9.5 टाइम्स 10 टू द पावर 15 मीटर्स के बराबर होता है। सो यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम मीटर्स टू लाइट ईयर एंड फ्रॉम लाइट ईयर्स टू मीटर्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है? अब मजे की बात यह है कि आप लोगों के सिलेबस में लाइट ईयर नहीं है, बट स्टिल अभी हम चैप्टर के अंदर, क्योंकि जब डिस्टेंसेस वगैरह पढ़ेंगे तो हम लाइट ईयर की फॉर्म में उसे डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आपके पेपर में आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप लाइट ईयर और मीटर की कन्वर्जन करो। अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन देंगे भी जहाँ पे लाइट ईयर यूज हो रहा होगा, तो वहां उसको पहले खुद डिफाइन करके या उसकी कन्वर्जन आपको बताएंगे, ठीक है? सो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल दैट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि जब किसी यूनिवर्स में किसी चीज का साइज बताया जा रहा होता है या डिस्टेंस बताया जा रहा होता है, तो वो रादर इन मीटर्स और किलोमीटर्स उसको लाइट ईयर्स में बताया जा रहा होता है। अब आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ डेटा है कुछ स्टार्स का, और उस स्टार्स के अंदर उन स्टार्स के नाम लिखे हुए हैं, उनका आपका अर्थ से डिस्टेंस मेंशन हुआ हुआ है, उन स्टार्स का सरफेस टेम्परेचर मेंशन हुआ हुआ है केल्विन में, और स्टार्स की लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी क्या होती है? लुमिनोसिटी क्या होती है? स्टार्स जो पावर एमिट कर रहे होते हैं, जो एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टार्स की जो लुमिनोसिटी है वो वॉट्स में नहीं मेजर हुई हुई, उसमें लिखा हुआ है एल नॉट। एल नॉट किस चीज की लुमिनोसिटी थी? सन की लुमिनोसिटी थी। तो स्टार्स का जो यहाँ पे लुमिनोसिटी की वैल्यू दी हुई है वो एक्चुअली ऐसा यूनिट में, पावर में, वॉट में नहीं दी हुई, बल्कि सन से कंपेयर की गई है उसकी लुमिनोसिटी। So the luminosity of all these stars are given as a multiple of the solar luminosity. मतलब सन की जगह 1 ही लिखा हुआ है, एंड सीरियस की लुमिनोसिटी सन से 25 टाइम्स ज्यादा है, तो यहाँ पे 25 लिख दिया गया है।
कैनोपस की लुमिनोसिटी सन से 1100 टाइम्स ज्यादा है, तो यहाँ पे 1100 लिख दिया गया है। सो होपफुली ये आपको टेबल समझ में आ रहा है। अब ये है डेटा ऑन द 6 ब्राइटेस्ट स्टार्स इंक्लूडिंग द सन इन द स्काई, ठीक है, जिसमें सोलर लुमिनोसिटी की वैल्यू अलग से दोबारा मेंशन कर दी गई 3.83 टाइम्स 10 टू द पावर 26। अब इस टेबल में हमें दो बातें जो है वो समझनी पड़ेंगी। देखो ये वो स्टार्स हैं जो यूजुअली आपको स्काई में नजर आ रहे होते हैं विद द नेकेड आई, बट द प्रॉब्लम इज आपको जो स्टार्स जिस ऑर्डर में ब्राइटेस्ट नजर आते हैं वो ये ऑर्डर दिया हुआ है, इस ऑर्डर में आपको स्टार्स ब्राइटेस्ट नजर आ रहे होते हैं। बट ये आपको सन सबसे ज्यादा ब्राइट नजर आता है ऑब्वियसली ड्यूरिंग द डे व्हेन यू सी द सन इज सो ब्राइट दैट यू कांट इवन सी अदर स्टार्स, बट देन ड्यूरिंग द नाइट यू सी द सीरियस एज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स एंड देन फॉलोड बाय कैनोपस एंड देन अल्फा सेंचुरी एंड देन आर्क्चुरस एंड देन वेगा। अब ये स्टार्स बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या जिस रैंक ऑर्डर में आपको ये स्टार्स नजर आ रहे हैं, क्या असल में भी उनकी रैंकिंग उनकी पावर की यही है? क्या उनका साइज इतना ही है? नहीं। तो बेसिकली आपको जो उनकी स्टार्स की ब्राइटनेस स्काई में वैसे नजर आ रही है, ऑब्जर्व ब्राइटनेस, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। ऑब्जर्व ब्राइटनेस जो है स्टार की, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। ऑब्जर्व ब्राइटनेस दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक तो उसका डिस्टेंस जो हमसे है, सो करीब होगा तो ज्यादा ब्राइट नजर आ सकता है, दूर होगा तो ज्यादा दूर नजर आ सकता है, ज्यादा जो कम ब्राइट नजर आएगा। लेकिन साथ साथ स्टार की जो अपनी ऑब्जेक्टिवली जो उसकी ब्राइटनेस है, जो उसकी एक्चुअल लुमिनोसिटी है, जो पावर एमिट कर रहा है, जो अमाउंट ऑफ लाइट वो एमिट कर रहा है, वो भी तो एक फैक्टर है ना, ठीक है। तो अब इसलिए ये दोनों अपोजिंग फैक्टर्स हैं। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम ब्राइट नजर आएगा, लुमिनोसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। एंड क्योंकि ये दोनों एक अपोजिंग फैक्टर्स हैं, तो आप इनको एट अ टाइम दोनों को एक साथ नहीं कंपेयर कर सकते, राइट। दोनों को एक साथ नहीं ले सकते इस डेटा को। आप या तो फिर कोई दो ऐसे स्टार्स कंपेयर करो जिनकी लुमिनोसिटी बिल्कुल बराबर हो, एक जैसी लुमिनोसिटी हो, और फिर उनको डिस्टेंस की बेस पे जो है वो मेजर करो कि भाई किसकी लुमिनोसिटी कौन ज्यादा ब्राइट नजर आएगा, कौन कम ब्राइट नजर आएगा। या फिर आप ऐसे दो स्टार्स को मेजर करो जिनका डिस्टेंस जो है वो एटलीस्ट सिमिलर हो, और जब डिस्टेंस सिमिलर हो फिर उसके बाद लुमिनोसिटी के बेसिस पे आप देखो कि कौन सा ज्यादा ब्राइट नजर आएगा और कौन सा कम ब्राइट नजर आएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, अगर इस बात का एक छोटी सी समरी बना ली जाए तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दिस, इफ, लेट्स राइट दिस डाउन, if distance of two stars from earth is same, अगर डिस्टेंस सेम है देन कौन सा ज्यादा ब्राइट नजर आएगा? then which one will appear brighter? The one with greater luminosity will appear brighter, right? तो मैंने डिस्टेंस को पहले सेम कर दिया टू मेक अ फेयर कंपैरिजन। तो कोई दो ऐसे स्टार्स अगर मैं कंपेयर करूं जिनका डिस्टेंस अर्थ से सिमिलर है, राइट, चलो सेम भी नहीं है तो सिमिलर है, मोर और लेस सेम है, ठीक है, विद इन द सेम एक क्या कहते हैं बॉल पार्क वगैरह, तो फिर उसके बाद हम उनकी लुमिनोसिटी के बेस पे कह सकते हैं कि हाँ ये ज्यादा लुमिनोसिटी है इसकी और इसकी कम लुमिनोसिटी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आप ऐसे दो स्टार्स को कंपेयर करो जिनकी लुमिनोसिटी सेम है, तो दो ऐसे स्टार्स जिनकी लुमिनोसिटी आपको पता है, लुमिनोसिटी ऑफ टू स्टार्स इज सेम, देन व्हिच वन विल अपीयर ब्राइटर, जो करीब होगा जो दूर होगा, क्या हम ये कह सकते हैं, देन द वन दैट इज फर्दर अपार्ट, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है, विल अपीयर लेस ब्राइट, या डिमर लिख दो, सही है। और जो करीब वाला है वो ऑब्वियसली ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं ब्राइटनेस ऑफ द लुमिनोस, क्या कहते हैं, जो स्टार की ब्राइटनेस है उसको लुमिनोसिटी से लिंक किया जा सकता है। देखो ब्राइटनेस वो चीज है जो आपको नजर आ रही, कितना ब्राइट है स्टार और कितना नहीं। ब्राइटनेस का लुमिनोसिटी से लिंक तो है, ब्राइटनेस का लुमिनोसिटी से लिंक है, और अभी हमने ये सेकंड लाइन में जो फर्स्ट लाइन में यही बात लिखी कि अगर डिस्टेंस सेम है, अगर लेट सपोज दो स्टार्स का डिस्टेंस सेम है, तो जो ज्यादा ब्राइटर हो वो ज्यादा
उसकी लुमिनोसिटी भी होगी। क्लियरली बात है। तो देन यू कैन से कि हाँ भाई ये दोनों स्टार्स का डिस्टेंस सेम है, हमें इनका नाम पता है, हमें इनका डिस्टेंस पता है। अब जो ज्यादा ब्राइटर नजर आ रहा है इसका मतलब उसकी लुमिनोसिटी ज्यादा ही होगी, वो ज्यादा पावर एमिट कर रहा है। तो सही है, ब्राइटनेस को लुमिनोसिटी से लिंक किया जा सकता है। ब्राइटनेस और लुमिनोसिटी को आप रिलेट कर सकते हो, बट उसके अंदर दो अजम्पशंस हैं बेटा जिनको कभी भी नहीं भूलना। वो जो दो अजम्पशंस हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। द टू अजम्पशंस आर कि जो स्टार से पावर एमिट हो रही है, इट इज बीइंग एमिटेड यूनिफॉर्मली एंड इट इज बीइंग रेडिएटेड यूनिफॉर्मली थ्रू स्पेस। पहली बात तो ये। इस बात का एसेंशियली मतलब क्या होगा, उसको आप विजुअलाइज करना चाहोगे, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं अगर एक स्टार बनाता हूँ, एक मिनट, मैं अगर एक स्टार बनाता हूँ, ये स्टार है, तो इसमें से जो रेडिएशन एमिट हो रही है हर डायरेक्शन में, वो यूनिफॉर्मली एमिट हो रही है हर डायरेक्शन में। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि स्टार एक तरफ से ज्यादा ब्राइट है और एक तरफ से कम ब्राइट है, हर तरफ से यूनिफॉर्मली रेडिएट हो रही है थ्रू स्पेस। पहली अजम्पशन तो ये हो गई। दूसरी अजम्पशन ये है कि हमारे पास जो रेडिएशन है हम तक पहुंचते पहुंचते, सपोज करो ये अर्थ है, ये अर्थ है, अब ये कोई भी स्टार है, राइट, और उसकी रेडिएशन आप तक पहुंचते पहुंचते ऑब्वियसली क्या कहते हैं, आपके पास पहुंचते पहुंचते ब्राइटनेस बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अजम्पशन ये है कि जब यहाँ पे ये रेडिएशन ट्रेवल करेगी, लाइट ट्रेवल करेगी, तो उसके अंदर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि स्पेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नो सच मैटर इन स्पेस। एटलीस्ट आपको जो स्टार नजर आ रहा है, जिसकी आप मेजरमेंट ले रहे हो, वो ऐसा स्टार नहीं है जो आप तक पहुंचते पहुंचते उसकी लाइट कहीं पे एब्जॉर्ब हो रही है। लाइट आप तक अनइंटरप्टेड आ रही है, ठीक है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि स्टार के आपको करीब से देखोगे, स्टार के सरफेस पे खड़े होकर अगर आप स्टार को देखोगे, आप इस पॉइंट से देखोगे स्टार को, पॉइंट 1 से देखोगे, तो ऑब्वियसली आपको स्टार बहुत ब्राइट नजर आएगा। पॉइंट 2 से, अर्थ से खड़े होकर आप स्टार को देखोगे तो आपको स्टार ऑब्वियसली लेस ब्राइट नजर आएगा। उसकी वजह क्या है? सिंपली वही वजह है, जब एक लाइट, सिंपल कमरे में जो लाइट होती है, जब उसके करीब खड़े होते हैं तो आपको ब्राइटनेस ज्यादा महसूस होती है, और जब आप उसी लाइट को दूर से देख रहे होते हो तो आपको कम ब्राइट नजर आती है। इसकी क्या वजह है? वजह सिर्फ ये कि बेटा जो लाइट होती है वो चारों डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रही है। लाइट जो है वो चारों डायरेक्शन में क्या हो रही है? स्प्रेड आउट हो रही है। और जब रेडिएशन चारों डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। क्या हो रहा है? इंटेंसिटी कम होती जा रही है। पॉइंट 1 पे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, और जब वही लाइट स्प्रेड आउट होती जाएगी तो यहां पे जाके आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। Does anyone remember how we defined intensity in AS physics? AS physics में हमने इंटेंसिटी डेफिनेशन पढ़ी थी, और हमने ये वेव्स के चैप्टर में पढ़ी थी। इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया था? So power over cross-sectional area. पावर ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेरी गुड। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर स्टार ने एमिट की है, लेकिन वो अभी इतने से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है सारी पावर। तो पावर ओवर एरिया का जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा आएगी। बट एज यू मूव टुवर्ड्स द अर्थ, नाउ दैट लाइट इज स्प्रेडिंग आउट ऑल इन ऑल डायरेक्शंस, तो एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही पावर, बल्कि वो जो लाइट है वो रेडिएट होके और स्प्रेड आउट होके उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है पावर की वो कम होती जा रही है। So over that same surface area, now if you take the power, it will be less, which means के power over area, intensity कम हो गई है। ठीक है, याद रखो इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते थे। क्या लिख रहा हूँ? इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया, और इसका यूनिट क्या बनेगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने दो अजम्पशंस जो हैं वो याद रखनी है कि अगर आप स्टार की ब्राइटनेस को लुमिनोसिटी से रिलेट करने जा रहे हो, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हो जो कि स्टार की ब्राइटनेस को, ऑब्जर्व ब्राइटनेस को और लुमिनोसिटी को आपस में लिंक करेगा, तो इस बात का ध्यान में रखो कि हमने अजम्पशन उसके बैक ऑफ द माइंड में क्या रखी है
कि स्टार की पावर यूनिफॉर्मली रेडिएट हो रही है और कोई अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन नहीं हो रही है। एज इट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एंड रीचेस यू, देयर इज नो एब्जॉर्प्शन, बीच में कोई ऐसी गैस या ऐसी कोई डस्ट या कोई ऐसा मटेरियल नहीं आया जिसकी वजह से लाइट ब्लॉक हो गई या एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम अर्थ पे खड़े होके क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। अर्थ पे खड़े होके आप क्या करते हो बेटा, मेजरमेंट करते हो, यही करते हो ना। आप अर्थ पे रह रहे हो, एक एस्ट्रोनॉमर जो है वो अर्थ पे रह रहा है, यहाँ पे यू मेजर समथिंग, और यहाँ पे जो चीज आप मेजर करते हो अर्थ पे खड़े होके, मेजरमेंट यहाँ पे की जा रही है। मेजरमेंट यहाँ पे की जा रही है, और जो मेजरमेंट आप कर रहे हो अपने इंस्ट्रूमेंट से, अपने टेलीस्कोप के थ्रू, द मेजरमेंट दैट यू आर मेकिंग ऑन अर्थ अबाउट दैट स्टार इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, और उसका एक नाम है, उसको कहते हैं रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। तो स्टार क्या चीज एमिट कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, बट और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेजर कर रहा है, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, यूवी रेज, एक्स रेज। स्टार से ऑलमोस्ट पूरा स्पेक्ट्रम ही एमिट हो रहा होता है मोस्टली। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ पे जो भी पहुंच रही है, जितनी भी पहुंच रही हैं, हम क्या कह रहे हैं कि उनकी इंटेंसिटी मेजर की जाए। सिर्फ लाइट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ होल, उसकी आप रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी को मेजर करोगे। तो वो जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अर्थ पे पहुंच रही है उसे आप क्या कह रहे हो, एफ, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी सिंपली रिलेटेड है दो चीजों से, पावर ऑफ द स्टार एंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ओवर विच यू आर मेकिंग द मेजरमेंट। ठीक है, इस बात को दोबारा से समझो कि यहाँ पे जरा इस बात को समझना कि मैं अर्थ वाले पॉइंट पे आता हूँ, अर्थ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे मेजरमेंट करता हूँ। जब मैं यहाँ पे मेजरमेंट करूंगा तो मैं एक छोटा सा सरफेस एरिया बनाता हूँ, ये मेरे टेलीस्कोप का सरफेस एरिया, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट का सरफेस एरिया है जिसके ऊपर मैं मेजरमेंट करूँ। इतने एरिया में जितनी पावर मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ उसको इस एरिया से, सरफेस एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी इंटेंसिटी या रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, जिसे हम एफ कहते हैं। ठीक है, अब यही पॉइंट अगर बेटा मैं उठा के, यही एरिया अगर मैं उठा के इस इंस्ट्रूमेंट को यहां ले आता हूं तो इंटेंसिटी ज्यादा मेजर होगी या कम मेजर होगी? लेट मी जस्ट डू दैट अगेन। ओके, नाउ आंसर माय क्वेश्चन। सो आई एम वेरी क्लोज टू द स्टार राइट नाउ। जब मैं यहाँ पे मेजरमेंट लूंगा तो जो एफ की मेजरमेंट होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी? बिल्कुल स्टार के सरफेस के करीब। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता हम दूर जाते जाएंगे स्टार से तो क्या होगा, जो इंटेंसिटी आप मेजर कर रहे हो, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी जो आप मेजर कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बट इन रियलिटी हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ रखा हुआ है? हमारा इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ रखा हुआ है ना, अर्थ पे रखा हुआ है, तो हम तो यही मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेजरमेंट ले रहे हैं और हमारा जो स्टार से डिस्टेंस है, हमने उसको भी देखना है कि हम कितना दूर हैं स्टार से, और हमें ये भी देखना है कि हम कितनी इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं, और उससे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि स्टार की लुमिनोसिटी क्या है। ठीक है, तो जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं उसे आप कहते हो एफ। द मेजरमेंट दैट यू आर मेकिंग इज एफ, और वो मेजरमेंट जिस चीज पे डिपेंड कर रही है वो दो चीजें हैं, योर डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार, हाउ फार यू आर अवे फ्रॉम द स्टार, राइट, आपका स्टार से डिस्टेंस, आपका स्टार से डिस्टेंस डी। एफ इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा एफ उतना कम होगा। और एक और चीज जिसपे ये डिपेंड करेगी एफ की वैल्यू, वो क्या चीज है? एनीवन हु कैन टेल मी बिफोर आई राइट इट माई सेल्फ? स्टार की अपने ऊपर भी डिपेंड करेगी, यानी स्टार की लुमिनोसिटी एल पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी मेजरमेंट कितनी ज्यादा या कितनी बड़ी आएगी। राइट, इजंट दैट राइट? तो बात ये हो रही है बेटा कि आप जो है मेजरमेंट अर्थ पे अपने इंस्ट्रूमेंट से करोगे एफ की, और एफ की वैल्यू डिपेंड करती है दो चीजों पे, डी पे और एल पे।
तो इफ यू नो वन थिंग और द अदर, एफ आप मेजर कर लोगे, और अगर आपको डी या एल में से कोई और एक चीज पता है, सपोज करो यू आर लुकिंग एट अ स्टैंडर्ड कैंडल इज एन ऑब्जेक्ट विद नोन लुमिनोसिटी, तो अगर आपको एफ और एल पता है तो आप स्टार का अर्थ से क्या निकाल सकते हो, फॉर्मूला के थ्रू, रिलेशनशिप के थ्रू डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, अब क्लियरली एफ और डी का कोई इनवर्स रिलेशनशिप होगा, अब देखते हैं कि इज इट क्वाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनवर्स का स्क्वायर है या क्या है, अभी देखते हैं। और इसी तरह एफ और एल का रिलेशनशिप डायरेक्ट होना चाहिए, मतलब एल के बढ़ने से एफ बढ़ना चाहिए, राइट। सो इस बात को तो हम समझते हैं, वी अंडरस्टैंड दिस मच कि हाँ भाई व्हेन एल इंक्रीजेस एफ ऑल्सो इंक्रीजेस, बट व्हेन डी इंक्रीजेस एफ विल डिक्रीज। अब उसका जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है वो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। सो पावर जो है, स्टार की जो पावर है वो तो सिंपली लुमिनोसिटी है, राइट। न्यूमरेटर में तो एल आ जाएगा, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे एल आ गया है, ये रहा एल आ गया। नीचे जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, वो क्या है? सरफेस एरिया को विजुलाइज करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। सो लेट मी गिव यू अ विजुअलाइजेशन कि मैं स्फीयर की जब बात कर रहा हूँ तो वो क्या है। सो एक काम यहाँ पे छोटा सा करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ी सी और स्पेस बनाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट डू वी मीन बाय द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर टोटली इमेजिनरी है, तो इस बात को समझना है। अब देखो बेटा, एक बात को समझना है, ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, ठीक है, और आप मेजरमेंट लेते हो 0.1 पे, स्टार की आप मेजरमेंट लेते हो 0.1 पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टार की मेजरमेंट लेते हो 0.2 पे। अभी जो आप स्टार की मेजरमेंट ले रहे हो उससे आपका जाहिर सी बात है स्टार से डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। 0.1 यहाँ पे है तो हम कह लेते हैं कि यार ये हो गया डिस्टेंस d1, और 0.2 जो है वो यहाँ पे है, तो हम यहाँ से कह लेते हैं स्टार का डिस्टेंस जो है वो हो गया d2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जिस जगह पे ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है वहां पे इमेजिन कर लेता हूँ मेरे एक इमेजिनरी स्फीयर का सरफेस या सर्कमफेरेंस एग्जिस्ट करता है। मैं एक सर्कल बनाऊंगा, मैं एक सर्कल बनाने जा रहा हूँ, बट इमेजिन इट एज अ 3D स्फीयर रादर देन अ सर्कल, ठीक है। और वो जो स्फीयर है उसका सेंटर जो होगा वो स्टार होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो ये स्टार होगा, और जो उस स्फीयर का जो कॉर्नर है, उस स्फीयर का जो सर्कमफेरेंस है, स्फीयर का जो सरफेस है, वहां पे 0.1 और 0.2 एग्जिस्ट करेंगे। सो ऑब्वियसली दो अलग अलग जो है वो हमारे पास वो बनेंगे, दो अलग अलग सरफेसेस बनेंगे। सो एक हमारे पास इस तरह का बन सकता है स्फीयर, इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, गिव मी अ मिनट। ये पहला स्फीयर है, ये वो स्फीयर है जहां जिसके एच पे क्या लाया कर रहा है, 0.1 लाया कर रहा है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं कि इस सरफेस का, इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, सरफेस का जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला फ्रॉम मैथमेटिक्स कि कोई भी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? So 4 pi r square. 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर होता है, बट हमने यहाँ पे r को डिस्टेंस d1 रखा हुआ है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, d1 का स्क्वायर। अजीब सी बात है, वो डिस्टेंस डायमीटर और रेडियस में वो कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम इसको x भी रख सकते हैं, सिंपली यू कैन कॉल इट x एज वेल, बट यू गेट द पॉइंट। तो d1 जो है वो मेरा रेडियस ऑफ द स्फीयर बन रहा है। अच्छा, अब जो दूसरा स्फीयर मेरा यहाँ पे बन सकता है वो ये बन सकता है, अगेन आई ट्राई टू मेक एन एक्यूरेट स्फीयर। एक मिनट दो मुझे। अगेन मैंने कोशिश की कि सेंटर मेरा स्टार है और ये एक और स्फीयर बन गया। अब इस स्फीयर का जो यहाँ पे सरफेस एरिया बनेगा वो क्या होगा, वो होगा 4 पाई d2 का स्क्वायर।
कहने का मकसद ये है कि स्टार से जब एनर्जी निकलती है तो इट स्प्रेड्स आउट इन ऑल डायरेक्शंस, चारों डायरेक्शन में, या 4 डायरेक्शन तो नहीं कहनी चाहिए, इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन द स्टार इज यूनिफॉर्मली emitting its radiation. And as we go away from the star, the bigger that surface area becomes, the bigger that surface area becomes, the less the measured intensity will be. So if I'm at the edge of a blue circle, if I'm at the edge of a blue sphere, my surface area is less, d1 की वैल्यू कम है, तो मुझे इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा मेजर होनी चाहिए 0.1 पे, राइट? लेकिन अगर मैं और दूर चले जाता हूँ, d2 के डिस्टेंस पे चले जाता हूँ, तो नाउ आई एम एट अ बिगर स्फेयर, मेरा जो स्फेयर बन रहा है कि इमेजिनरी स्फेयर फ्रॉम द स्टार एज द सेंटर, दैट मेक्स अ बिगर सरफेस एरिया, एंड दैट इज व्हाई द इंटेंसिटी विल बी मेजर्ड वुड बी इवन लेस, ठीक है? तो इस बात को यहाँ पे, ये जो स्फेयर बनाया ना मैंने यहाँ पे, ये जो स्फेयर बनाया है, ये यहाँ पे ये एरिया है पाई डी स्क्वायर, पाई 4 पाई और डी का जो स्क्वायर है, उसमें डी सिंपली क्या है, जिस पॉइंट से आप मेजरमेंट ले रहे हो वहां से आपका डिस्टेंस है ये, ठीक है? सो L अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर है, और 4 पाई डी स्क्वायर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर है। उस बात को आप समझ के, L सिंपली स्टार की लुमिनोसिटी है, और F और L को आप क्लियरली देख सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि लुमिनोसिटी और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर 2 स्टार्स बराबर डिस्टेंस पे होंगे तो डबल लुमिनोसिटी का स्टार जो है वो आपको F की वैल्यू भी अर्थ पे डबल ही देगा, मेजरमेंट भी डबल आएगी, सिंपल सी बात है। सो F और L आर सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, L डबल होगा तो F भी डबल होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अब बात ये समझें कि अगर डिस्टेंस डबल होगा, लेट्स कंपेयर 2 स्टार्स ऑफ सेम लुमिनोसिटी, लेट्स क्या कहते हैं, लेट्स सपोज stars with constant L की वैल्यू कांस्टेंट है, so you're comparing a bunch of stars and L is constant, तो हमें ये पता चल रहा है कि F जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है फ्रॉम डिस्टेंस d, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ आपने और कहाँ पढ़ा था, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ आपने और कहाँ पे पढ़ा था कि ये जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। Where else did we study it? क्या हमने इसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर पढ़ा था? जी का फॉर्मूला क्या होता था, gm अपॉन आर स्क्वायर, और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में भी यही पढ़ा था हमने, kq अपॉन आर स्क्वायर। सो पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास का जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, इट फॉलोज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मास और द चार्ज। सिमिलरली एक स्टार से जब आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो उसकी इंटेंसिटी, जो आपकी मेजर्ड रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी है, वो कम होती जाती है, एंड इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्हिच बेसिकली मीन कि अगर आप डिस्टेंस को करोगे डबल, मतलब डिस्टेंस आप 2d कर दोगे, तो f विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, और अगर आप डिस्टेंस को ट्रिपल कर दोगे तो f विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब अगर मैं डिस्टेंस 4d कर दूंगा तो मेरी f की वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वैल्यू से 16 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं 5d कर दूंगा तो मेरी डिस्टेंस की वैल्यू, सॉरी मेरी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल f क्या हो जाएगी, 25 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। और इसका बड़ा सिंपल सा ग्राफ भी बन जाएगा। अगर वो आपसे, देखो यहाँ पे मैंने कोई ग्राफ नहीं बनाया, बट बाय नाउ एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि ये ग्राफ की शेप्स ऐसी होती है, और इसके अंदर हमने इसकी जो वैल्यूज होती हैं कि वो कैसे उनको फिगर आउट करना, डी पे क्या वैल्यू होगी, 2d पे क्या वैल्यू होगी, 3d पे क्या वैल्यू होगी, राइट? f की उसकी वैल्यूज कैसे डिक्रीज होंगी वो नीचे मैंने डिस्क्राइब कर दिया, हाईलाइट कर दिया, बट उसको ग्राफ में भी प्लॉट करना आना चाहिए, और इसकी तो हमने बहुत डिटेल में प्लॉटिंग की थी जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ प्लॉट कर रहे थे या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, ठीक है? तो बात समझ में आ गई। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने पढ़ लिया यहाँ पे, और ये जो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है, F इज इक्वल्स टू L अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। F इज द इंटेंसिटी दैट यू आर मेजरिंग, ठीक है, एट सम पॉइंट अवे फ्रॉम द स्टार। L इज द एक्चुअल लुमिनोसिटी ऑफ द स्टार व्हिच टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टार इटसेल्फ, स्टार की पावर कितनी है। और D क्या है, D वो डिस्टेंस है जहां से आप स्टार से जितना दूर खड़े हो, सिंपली, ठीक है? अब एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, दे विल डिटरमिन द F फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट, राइट? अर्थ के ऊपर खड़े हुए वो तो F मेजर कर रहे हैं, और रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी के जो फॉर्मूला है उसके अंदर d को सब्जेक्ट बना लें,
और अगर नोन लुमिनोसिटी है, मतलब कि एक स्टैंडर्ड कैंडल है जिसकी तरफ आपने अपना टेलीस्कोप पॉइंट किया हुआ है, जैसे कि कुछ टाइप 1 है, सुपरनोवा है, या एक सेफिड वेरिएबल स्टार है, तो आप डिस्टेंस को डिटरमिन कर सकते हैं। अब क्या इसी फॉर्मूला को हम यूज करके ये वाली एग्जांपल कर सकते हैं? बाय द वे, एफ के यूनिट्स क्या होने चाहिए? वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, जो इंटेंसिटी के यूनिट्स होते हैं। वॉट पावर है और एरिया मीटर स्क्वायर। आओ जल्दी से नीचे वाला क्वेश्चन करें, ठीक है? We still have 15 minutes in the class, तो हम ये चैप्टर आज कोशिश करके आधा तो कर लेंगे, आधा नहीं तो 30-40% तो कंप्लीट कर लेंगे। Let me just send a message. Please try and attempt the question below. I will send a message to the students in the next class. इनकी क्लास जो है वो 15 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। तब तक आप लोग ये पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मुझे जवाब दो, शाबाश। तो कह रहे हैं सन का रेडियस कितना है, आपको उसकी वैल्यू दे दी है, और उसकी लुमिनोसिटी जो है वो आपको बता दी है। कह रहे हैं ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, उसकी वैल्यू भी बता दी है। कह रहे हैं रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी को 2 पॉइंट्स पे निकालें, सरफेस ऑफ द सन पे और पोजीशन ऑफ द अर्थ पे। सो यहाँ पे बेसिकली वो आपसे कह रहे हैं भाई कि ये सन है, थोड़ा सा सही से ड्राइंग करते हैं। दिस इज द सन, दिस इज द अर्थ। अर्थ इज ऑब्वियसली ऑर्बिटिंग द सन, ठीक है? वो बेटा आपसे ये कह रहे हैं कि आपने 2 पॉइंट्स पे रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी निकालनी है, सन के सरफेस पे निकालनी है। जिसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये वाली कैलकुलेशन कर रहे होगे तो आप जो डिस्टेंस यूज करोगे वो सन के सेंटर से लेके सन के सरफेस तक का डिस्टेंस यूज करोगे। सो यहाँ पे आप सन का ही रेडियस यूज कर लोगे, सन का ही रेडियस यूज कर लोगे फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स सरफेस, जब यहाँ पे आपने एफ निकालना है। एफ निकालना है सरफेस पे, ठीक है? उसके बाद दोबारा वो कह रहे हैं कि दूसरी बार आपने जो एफ की वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है एफ एट अर्थ निकालनी है। और उसके लिए ऑब्वियसली क्या होगा कि जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सन है वो ये होगा, और वो वाली वैल्यू जो है उसको उन्होंने एज एन ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू कहा है। ऑर्बिटल रेडियस का मतलब क्या होता है? अर्थ सन को ऑर्बिट कर रहा है, किस तरह ऑर्बिट करेगा? यूं ऑर्बिट करेगा, इस तरह ऑर्बिट करेगा। ये ऑर्बिट जो है एक सर्कल है, तो उस ऑर्बिट का जो रेडियस बन रहा है वो सन का सेंटर ही फॉर्म, सन के सेंटर से अर्थ तक का डिस्टेंस ही होगा, ठीक है? सो ऑल्दो वर्ड्स जो है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग यूज कर रहे हैं, बट एवरीवन हु स्टडीड सैटेलाइट्स एंड ग्रेविटी का चैप्टर should never be confused by any of this. Orbital radius simply means the distance of that planet from the sun. So f की 2 वैल्यूज आपने निकालनी है, सरफेस पे भी निकालनी है और यहाँ भी निकालनी है। तो जो सरफेस पे वैल्यू आप निकालोगे वो क्या होगी? सन की लुमिनोसिटी तो हम ये यूज करेंगे 3.83 टाइम्स 10 टू द पावर 26, और यहाँ पे क्या होता है 4 पाई, और फिर डिस्टेंस का स्क्वायर यूज होता है, तो आर का स्क्वायर जो सन का रेडियस है उसका स्क्वायर यूज करेंगे आप, 6.96 टाइम्स 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू निकाल के बताएं कितनी आ रही है, ये वाली वैल्यू निकाल के बताएं कितनी आ रही है। और इसी तरह अर्थ के ऊपर जो इंटेंसिटी मेजर होगी वो क्लियरली एफ की वैल्यू अर्थ पे कम आएगी, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग मच फर्दर अवे फ्रॉम द सन। सो ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू यहाँ डाल दी जाएगी, ठीक है? अब हम जब ये कैलकुलेशन करते हैं, पहले मैं अर्थ वाली कैलकुलेट कर लेता हूँ। अर्थ वाली जब कैलकुलेट करूँ तो आ रहा है 3.83 टाइम्स 10 टू द पावर 26 डिवाइडेड बाय 4 पाई ब्रैकेट में 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर लिया, और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1354, 1355 कर लेते हैं, और इसका यूनिट भी दूंगा साथ में, वॉट्स पर मीटर स्क्वायर।
राइट। यहाँ पे जो इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है, इसको भी देख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो सब कुछ सेम रखना है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज करना है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज करना है, और वो सन का रेडियस डल जाएगा, वो होगा 6.96। अब डिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी है पहले के मुकाबले में, तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आनी चाहिए। वो आ रही है जी 6291731। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 62, इसको भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लूँ, 6292000 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। सो क्लियरली सरफेस के ऊपर जो वैल्यू आ रही है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, जानबूझ के नहीं कन्वर्ट किया, बट जो सन के सरफेस के ऊपर जो इंटेंसिटी मेजर हो रही है वो बहुत ज्यादा है। क्लियरली वहां पे सन की एनर्जी बहुत ज्यादा महसूस होगी, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है भाई। और जैसे जैसे आप सन से दूर जाते जाओगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि सन की पावर कम हो रही है, आप सन से दूर जा रहे हो तो आप तक पहुंचते पहुंचते वो इंटेंसिटी कम हो गई, स्प्रेड आउट करती है एनर्जी। ओके ओके, लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। Radiant flux intensity measured at Earth from a Cepheid variable star in Andromeda galaxy। मैंने कहा था हमारे नेबर में एक गैलेक्सी है, और क्या कहते हैं, वो जो इंटेंसिटी मेजर हो रही है, एफ की वैल्यू जो मेजर हो रही है अर्थ के ऊपर, वो इतनी वैल्यू मेजर हो रही है, 1.4 टाइम्स 10 टू द पावर 16। स्टार की लुमिनोसिटी इतनी है, डिस्टेंस स्टार का निकाल दें। तो अगेन वही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। तो d इज इक्वल्स टू L अपॉन 4 pi f and then you take the under root of that, right? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लुमिनोसिटी यहाँ पे आ जाएगा 4 pi मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ f, जो कि अर्थ पे इंटेंसिटी मेजर हो रही है, और वो हो रही है इतनी, और इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि वहां पे टी स्क्वायर था। तो अब हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस कितना आ रहा है स्टार का हमारे अर्थ से, और टेक्निकली उससे हम अंदाजन एंड्रोमेडा गैलेक्सी का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे अर्थ से, जिस गैलेक्सी में ये स्टार एग्जिस्ट करता है। सो 1 टाइम्स 10 टू द पावर 30, और फिर आ जाएगा 4 पाई इंटू 1.4 टाइम्स 10 टू द पावर -16। अब आप देखो कि f की वैल्यू कितनी छोटी है, -16, इतनी ज्यादा कम इंटेंसिटी आ रही है। इतनी कम इंटेंसिटी इसलिए आ रही है क्योंकि स्टार ही दूसरी गैलेक्सी में है, तो जाहिर सी बात है हम तक तो लाइट पहुंचते पहुंचते उसकी बहुत कम हो जाएगी। जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट ले लें, और आंसर आता है जी 2.38 टाइम्स 10 टू द पावर 22 मीटर्स। ये आपका डिस्टेंस आ रहा है। इसको आप लाइट ईयर्स में भी निकाल सकते हैं ऑब्वियसली, पता करने के लिए कि ये कितना दूर है स्टार, ठीक है, बट मीटर में ये डिस्टेंस आ रहा है। तो काफी दूर है ये स्टार, बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत बड़ा डिस्टेंस आ रहा है। 10 टू द पावर 22 इज अ लॉट, ठीक है। थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करेंगे आज हम, ताकि जितना पढ़ा है वो समझ में आए। जो फॉर्मूला आपने पढ़े हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक जो रिलेशनशिप समझे हैं उनको पढ़े। हमने आज बेसिकली 4 चीजें पढ़ी हैं देखा जाए तो। हमने पढ़ा लुमिनोसिटी क्या होती है, स्टार जो पावर एमिट करता है। हमने पढ़ा स्टैंडर्ड कैंडल क्या होती है, कोई भी ऐसा स्टार या कोई भी ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जिसकी लुमिनोसिटी पता हो। हमने पढ़ा है रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होती है। रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी जो आप अर्थ के ऊपर खड़े होकर मेजर कर रहे हो, जो किसी स्टार या गैलेक्सी से आ रही है, ठीक है। और यस, और हमने डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार पढ़ा। तो अगर आपको रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी आप मेजर कर लो और स्टार की लुमिनोसिटी पता हो तो डिस्टेंस निकाला जा सकता है, ठीक है। 3 चीजें, 2 पता हो तो तीसरी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब एल नॉट क्या है बेटा, सोलर इंटेंसिटी है, मतलब सन की इंटेंसिटी, सन की, ये सन की इंटेंसिटी है, सन की लुमिनोसिटी है, सॉरी, सन्स लुमिनोसिटी। तो बहुत सारी जगहों पे इस वैल्यू को हम एज अ कंपैरिजन यूज करेंगे। लाइट ईयर की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है कि अगर वो बोले 10 लाइट ईयर्स तो इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इस मीटर्स में डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। स्टेट 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी ऑफ अ स्टार। अब रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कौन सी 2 चीजों से अफेक्ट होती है, उसके फॉर्मूला से ही पता चल रहा है। कौन से 2 फैक्टर्स है बेटा, मुझे सिर्फ वेरिएबल का नाम सिंपल ही बता। Luminosity and distance. तो 2 चीजें हैं, लुमिनोसिटी और डिस्टेंस। और आपसे पूछा जाए कि डिस्क्राइब करें इस रिलेशनशिप को, तो आप बताएंगे लुमिनोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस।
ठीक है जी, आगे चलें जी। द रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ लैम्प at a distance of 10 centimeters is 0.32 watt. Calculate the f from the same lamp. अब क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन को यूनिवर्स से हटा के बिल्कुल छोटे से एक रूम के अंदर ले आए हैं, सिंपल से रूम के अंदर, ठीक है। और f की वैल्यू को कैलकुलेट करें 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये इंटेंसिटी पता है, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होगी। नाउ you are not given the luminosity of the lamp, are you? You're not being given the luminosity of the lamp. So how are you going to do this question? Ratio से. रेशियो मेथड से, वेरी गुड। और ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो अब उसका तरीका हम बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत दफा कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो एक दफा दोबारा आपको रिमाइंडर मिल जाएगा कि रेशियो मेथड में इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज कैसे किया जाता है। तो भाई क्वेश्चन 2 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपको पता है रिलेशनशिप है F इज इक्वल टू L अपॉन 4πd²। अब L तो यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि हम सेम लैंप यूज कर रहे हैं। क्या? सेम लैंप यूज कर रहे हैं। D जो है वो चेंज हो रहा है। तो हमें ये पता लगा कि F और D स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ हाउ डू यू मेक द फॉर्मूला बिटवीन F एंड D, जिससे आप दो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे F को कंपेयर कर सकें? कैसे लिखेंगे? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, F1 अपॉन F2 इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो राइट साइड पे आप उल्टा करके लिख दो D2 अपॉन D1। बट क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे एक होल स्क्वायर लग जाएगा। इट इज सो सिंपल। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो कैसे होता? अगर x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रिमाइंडर्स मैं आपको बार बार देता रहता हूँ, अब आपके एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए चीज। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x और y तो हम लिखेंगे y1 अपॉन y2। और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं x2 अपॉन x1 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा x1 अपॉन x2। अच्छा, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, सिंपल। अगर यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ भी क्यूब लग जाएगा। अगर यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है तो यहाँ भी अंडर रूट लग जाएगा। इसी तरह बस चलता है, ये आसान है यार बहुत। चलो, तो बात हो रही थी इस रिलेशनशिप की, ये आप डायरेक्टली आप काम करेंगे और फिर उसके बाद आपने बस वैल्यूज डालनी है। और रेशियो मेथड में जब आप कंपैरिजन करते हो यू डोंट इवन नीड टू केयर अबाउट द यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस, सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो F1 की वैल्यू आपको पता थी, कितनी आ रही है? 0.32। F2 की वैल्यू आपको नहीं पता। X1 या D1 की वैल्यू थी जो कि नीचे आएगी, D1 की वैल्यू नीचे आएगी 10 सेंटीमीटर और D2 15 सेंटीमीटर हमें निकालनी है। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। अब इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करोगे और सॉल्व करोगे और आपके पास आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो F2 को जब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, F2 को सब्जेक्ट जब बनाऊंगा तो ये इस तरह बन जाएगा, 10/15 का स्क्वायर हो जाएगा और 0.32 इसके साथ यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक करने का आसान तरीका ये होता है कि जिसकी आपको फाइंड आउट करनी है उसको आप अननोन वाले को न्यूमरेटर में रखा करो ताकि रीअरेंज करने में आपको आसान हो। खैर चलो भाई जल्दी से करें। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम ब्रैकेट ओपन करें, फ्रैक्शन बनाएं, 10/15 लिखें या 2/3 लिख दो, इसको होल स्क्वायर करें और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 0.32। सो हमारे पास जो F2 दूसरी इंटेंसिटी आ रही है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, वो आ रही है 0.14 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। ओके हो गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन स्टार्स के बारे में भी आ सकता है ना। एक स्टार है, उसका ये नाम है, वो इतने डिस्टेंस पे है। दूसरा स्टार है जिसकी सेम लुमिनोसिटी है। बड़ी मुश्किल बात है कि दो स्टार्स की एग्जैक्टली सेम लुमिनोसिटी हो, लेकिन उसका ये डिस्टेंस है। अगर इसकी इंटेंसिटी इतनी है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। या अगर इंटेंसिटी बता दी है तो लुमिनोसिटी डिस्टेंस आप बता दें, दो चीजें अननोन हो सकती हैं। 2 हो गया। यूज द डेटा फ्रॉम टेबल 31.1 टू डिटरमिन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, टेबल 31.1 में आपके पास लेकर आऊंगा। पहले टेबल 31.1 ये था जो हमने आज पढ़ते हुए भी देखा, ये है टेबल 31.1। टाइम एग्जैक्ट 5 बज गए।
एक काम करते हैं, टाइम जो है ना रमजान में बिल्कुल टाइट होता है, एक एक मिनट के हिसाब से चलना पड़ता है। वी विल एग्जैक्टली पिक अप फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 इन द नेक्स्ट क्लास। मुझे रिमाइंड करवाना प्लीज कि सर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसा ना हो मैं डायरेक्ट यहाँ चले जाऊँ। ठीक है, मुझे रिमाइंड करवाना कि सर यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, वैसे मैंने लिख लिया है, फिर भी आप मुझे बता देना। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।